बहुत बहुत धन्यवाद इस आईपा मंच को, जिसने एक प्रोग्रेसिव राजनीति करने वाले लोगों को चयनित करके अपने मंच पर बुलाता है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आईपा। पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषण पीड़ित लोग हैं तो ऊर्जांचल के क्षेत्र के लोग हैं, जो मारकुंडी के नीचे के लोग हैं सबसे ज़्यादा। चाहे वो पानी हो जाए, गंदे पानी सबसे ज़्यादा आर्सेनिक हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनसे जीव। और इनके सबसे बड़ा कारण ये रहा कि भाई रोड के द्वारा कोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जितनी पावर प्लांट्स हैं गंदे पानी डैम में जा रहे हैं, जिनसे जो पानी का अंदरूनी संचार होता है उसके पारा अंदर से जाकर बाहर फिर आता है, उसको पीने काम होता है, लेकिन वो पारा सही से फिल्टर नहीं हो पाता है। आईपा मंच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ऐसे में जैसे यानी आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन यहाँ पर विकासशील राजनीति समेत क्षेत्र में समस्या और उसके विकास की बात करता है। ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के लोहिया वानी के पूर्व अध्यक्ष। हम बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और किस तरीके से वो आज के डेट में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, तो क्या कुछ किस तरीके की राजनीति है, क्या जिस तरीके से आईपा मंच आपको आज मंच दे रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद इस आईपा मंच को, जिसने एक प्रोग्रेसिव राजनीति करने वाले लोगों को चयनित करके अपने मंच पर बुलाता है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आईपा मंच जी। जिस तरीके से सबसे पहला सवाल मेरा होगा कि जिस तरीके से आपकी एक शिक्षा की लाइन थी, शिक्षक आप वो थे, स्टूडेंट थे, तो कैसे आपका कौन सा दौर था और क्या कुछ था, किस तरीके से आप राजनीति में आए? मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2005-06 में हम लोग यहाँ से जीआईसी इंटर कॉलेज से ओबरा विधानसभा में जो पढ़ती है वहाँ से इंटर करने के बाद हम लखनऊ विश्वविद्यालय हम लोगों ने दाखिला लिया। हम लोगों ने दाखिले के बाद हम लोग समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने के बाद हम लोग को लगा कि देश में हम लोग को, जैसे कि आज के परिवेश में लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, जिसका एम होता है कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और जो इन कतारों से पढ़ लिख कर छूट जाते हैं लोग, वो आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के साथ बढ़ के समाजवादी पार्टी में आस्था जताने वाले लोगों का उनको पूछ किया जाता है। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव के साथ जुड़कर आज हम लोग जिले से लेकर प्रदेश नेतृत्व ने हम लोग को मौका दिया, अपने संगठन में जोड़ा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी एक स्टूडेंट की लाइफ थी, अचानक सा आप जो है कि राजनीति में कदम रखे, उसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे कि हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग जब गए तो वहाँ छात्रों के अनेक मुद्दे थे, जिन मुद्दों को उठाते उठाते कब हम लोग छात्र हित की बात करते करते कब हम लोग नेता बन गए, हम लोग खुद समझ में नहीं आया कि हम लोग नेता कब बन गए। और उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात होती है हम लोग की, और अखिलेश यादव जी के विचार इतने प्रोग्रेसिव लगे, इतने अच्छे विचार लगे कि हम लोग उनसे जुड़कर आज तक राजनीति कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी के मन में हम लोग की कहीं ना कहीं आस्था और विचार रही कि उनके साथ हम लोग आज तक लगे हुए हैं। आज 22 साल का कैरियर हो गया हम लोग के। 2005 से लेकर देखा जाए, संगठनात्मक राजनीति से लेकर छात्र राजनीति से लेकर आज तक देखा जाए तो 2005 से लेकर आज तक देखा है 17-18 साल का जो कैरियर है समाजवादी पार्टी के साथ ही आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ ही रहा। और कारण ये रहा कि अगर छात्रों के हित की कोई बात करती थी या छात्र हितों की बात करती थी, चाहे वो लैपटॉप का वितरण हो, चाहे उत्तर प्रदेश में इतने भारी संख्या में छात्र संघ चुनाव कराए गए हों, चाहे छात्रों के अनेक मुद्दों पर अगर किसी ने काम करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। इसीलिए हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव के साथ जुड़े रहे और आज तक उनसे बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सोनभद्र एक आदिवासी और कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, जिसके अंतर्गत ओबरा विधानसभा है। ओबरा विधानसभा जो है कि काफ़ी लंबा क्षेत्र है। ऐसे में क्या लगता है कि ओबरा विधानसभा में सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या हैं? यहाँ पर किस तरीके से जो लोग रहते हैं उनके पास समस्याएं क्या समझ में आती हैं? हम बताना चाहते हैं कि जनपद सोनभद्र ये समझिए कि पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ जनपद माना जाता है। आदिवासी, वनवासी, गिरवासी लोग यहाँ विराजमान करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में जाएंगे उसमें भी बड़ी कंपनियाँ हैं, कोयला के क्षेत्र में जाएंगे उसमें भी बड़ी कंपनियाँ हैं, और गिट्टी बालू से लेकर सारी चीज़ जो
भौतिक संपदा है वो ओबरा विधानसभा के ही अंतर्गत आती है। लेकिन साथियों, आप भी यहाँ ओबरा में वास करते हैं। आज आप ओबरा विधानसभा में अगर किसी को छोटी सी अगर माइनर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाए तो कोई कंट्रोल करने के लिए कोई भी चिकित्सा मौजूद नहीं है। अगर मौजूद भी है तो रावटगंज में आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा दिया गया ट्रामा सेंटर है, दूधी में दिया गया ट्रामा सेंटर जो आज तक नहीं बन पाया। शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करेंगे तो ओबरा विधानसभा भी बहुत पिछड़ा हुआ है। आज के डेट में शिक्षा में अगर बात करेंगे कि कोई विश्वविद्यालय नहीं है हमारे यहाँ, ना किसी प्रकार का मेडिकल कॉलेज था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक भौतिकी और उसके पॉलिटेक्निक कॉलेज आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से 2017 में सरकार थी, उसका शुरू कराने का काम किया गया और आज पूर्ण बन गई है। मॉडल कॉलेज 12 इंटरमीडिएट मॉडल कॉलेज दिया गया। इस तरह मिरंडे जो हमारा भाट क्षेत्र है वहाँ पे एक मॉडल कॉलेज का निर्माण आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार में हुई। साथियों, बहुत सारे चीज़ें हुई। भारतीय जनता पार्टी के लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी यहाँ पर जो देखा जा रहा है पॉल्यूशन की जो प्रदूषण है उसकी विशेष समस्या बताई जाती है। उसको लेकर किस तरीके से कहेंगे? वो न पहले भी कम हुआ था और आज भी जस का तस है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप ये जान लीजिए, हमें तो लगता है कि प्रदूषण का जो मानक है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषण से और प्रदूषण पीड़ित लोग हैं तो ऊर्जांचल के क्षेत्र के लोग हैं। जो मारकुंडी के नीचे के लोग हैं सबसे ज़्यादा, चाहे वो पानी हो जाए, गंदे पानी सबसे ज़्यादा आर्सेनिक हमारे यहाँ पाए जाते हैं उनसे जीव। और इनके सबसे बड़ा कारण ये रहा कि भाई रोड के द्वारा कोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जितनी पावर प्लांट्स हैं गंदे पानी डैम में जा रहे हैं, जिनसे जो पानी का अंदरूनी संचार होता है उसके पारा अंदर से जाकर बाहर फिर आता है, उसको पीने काम होता है, लेकिन वो पारा सही से फिल्टर नहीं हो पाता है। अभी कुछ दिन पहले यही ओबरा विधानसभा के मकरा सिंदूर मकरा में लगभग 16 लोगों की मौत हो गई थी, अज्ञात बीमारी जो बताई जा रही थी। तो ऐसे में किस तरीके से आपके द्वारा क्या कुछ वहां पर अपने विचार देखे गए और क्या कुछ उन लोगों के लिए किया गया? मकरा की जो घटना है यह प्रशासन के लिए बहुत घोर निंदनीय अपराध है, घोर निंदनीय है। प्रशासन ने उस पर जरा सा भी अंकुश लगाने में मतलब कायम नहीं हो पाई। लगातार करते करते 18 से 19 मौतें जो आंकड़े में है और हमें जहाँ तक ज्ञात है उससे अधिक आंकड़े हैं। करीब 50 से ऊपर मौतें हुई जो किताबों में और कहीं लेखा पढ़ी में नहीं आया। यह स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की घोर मतलब कि क्या कह सकते हैं उसको, मतलब जरा सा भी उसमें कामयाब नहीं हो पाए उसको नियंत्रण करने में। ये पूरे आज एक बड़ी बीमारी और जिसका कारण भी पता नहीं चल पाया आज तक, मतलब लगभग 4 महीने घटना हो गई, आज तक लोग बताने में असक्षम रहे कि आखिर इतनी बड़ी हादसा मकरा और सेंदूर ग्राम सभा में क्यों हुई। साथियों, हम उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और हम ये चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे जिला प्रशासन से। कुछ ये भी चीज़ें समझ में आ रही थी कि वहाँ अशिक्षा का अभाव है, अशिक्षा के कारण ऐसा होता है। तो किस तरीके से क्या लगता है कि जो ओबरा विधानसभा है जहाँ पर अभी मकरा की बात कर रहे हैं हम, मकरा में 16 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या विशेष तौर पे जरूरी है? शिक्षा भी क्या लगता है कि शिक्षा के मायने में किस तरीके से काम करना चाहिए कि शिक्षा का बेहतर काम हो सके? बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है समाज की कि शिक्षित आप रहेंगे तो आप जागरूक रहेंगे, हर चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उससे मतलब अपनी को समझ सकते हैं। शिक्षा बहुत बड़ी व्यवस्था होती है और शिक्षा का कारण तो रहा ही होगा कहीं ना कहीं कि शिक्षा अगर ज़्यादा वो न होने के कारण, शिक्षित जरा न होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ दुष्प्रभाव के कारण, लेकिन इसमें साथ ही सबसे बड़ा घोर अपराध है स्वास्थ्य विभाग जरा सा भी संज्ञान नहीं लेने का काम किया। चाहे जिले के कोई प्रशासनिक अधिकारी, माननीय कलेक्टर साहब आए भी थे और औपचारिकता पूरा करके महज चले गए यहाँ से, कोई इस तरह का निर्णय उन्होंने नहीं लिया। सूत्रों की बात कही जा रही है कि जो सीएमओ थे नेम सिंह, उनका जो है कि यहाँ से तबादला कर दिया गया है, ये सूत्र बताते हैं, क्या लग रहा है? अगर यह सूत्र बता रहे हैं तो उनके तबादले से और उनके न तबादले होने से कोई उनको प्रशासनिक वो दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, ये एक रूटीन में हो सकता है। लेकिन ये भी तो था कि उन वहाँ पे मच्छरदानी और तमाम चीज़ें साफ सफाई काम लगाया गया। वहाँ राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी दौरा किया था, लेकिन महज एक औपचारिकता थी। एक वो था कि हमने दौरा कर लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन और शासन के द्वारा।
और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जिले के जो भी जिम्मेदार साथी। कोरोना काल चल रहा था, 2 साल तक कोरोना काल था, ऐसे में आपके द्वारा क्या कुछ किस तरीके का दौर था, क्या था, आपके तरफ से क्या सहयोग किया गया था? कोरोना काल में एक मतलब ये भयावही महामारी के चलते पूरा देश कहीं ना कहीं पीड़ित था। हम लोग से जो बन पड़ा, आप साथी हम लोग के रहे हैं, आप देखे भी होंगे पेपर के माध्यम से जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सहयोग बना, राशन, कच्चे राशन वितरण हम लोगों ने किए। समाजवादी पार्टी के दिशा निर्देश पे हम लोग कच्चे राशन का वितरण किया, लगभग हम 350 कुंटल का कर पाए। और मजदूरों, जो मजदूर क्षेत्र है काफ़ी, हमारे यहाँ मतलब खाद्य पदार्थ बहुत सारे पैदा नहीं हो पाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल या सब्जियां भी ले लें तो बाहर से ही सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और लगभग 350 कुंटल से ऊपर हम लोगों ने राशन पूरे इस उजांचल क्षेत्र में मजदूरों को घर घर पहुंचाने का काम किया था। आप इस बात के गवाह भी हैं और हमारे पास कुछ पुराने फ़ोटो भी पड़े हैं, हम लोगों ने देखा। और कहीं ना कहीं एक कोरोना काल में एक दूसरे का हम लोग जितना मदद कर सकते थे, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी के दिशा निर्देश पर करने का काम किया। तो जो ओबरा विधानसभा के क्षेत्र की तमाम जो समस्याएं हैं और साथ ही साथ जो कोरोना काल चल रहा था, उसको लेकर के यहाँ पर जितनी चीज़ें ओबरा को लेकर के थी, उनसे आज सवाल हमने किया और उसका जवाब और किस तरीके से जो शिक्षा का अभाव है तो उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है, अपने विचार रखे जो है कि प्रशांत सिंह ने। सोनभद्र से प्रवीण पटेल।